50 बीमारियों को साथ लेकर चलते लोग, लड़ते झगड़ते लोग, एक दूसरे से प्रतिपल स्पर्धा करते हुए लोग, हर पल डिप्रेस होने को तैयार लोग, स्वयं को तो तबाह कर ही लिया है, प्रकृति को भी पूरी तरीके से तबाह करने पे उतारो लोग। ये सब लोग आए कहाँ से? जब ये छोटे थे तब तो बड़े ही स्वीट लिटिल क्यूट हुआ करते थे, तब तो ऐसा कुछ इनके मन में विचार नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बड़े होते होते सबसे बुद्धिमान जीव, सबसे ढक्कन जीव बन गया और इस संसार का पूरा सार खराब करने पर उतारू हो गया। हम बताते हैं। द मेन कल्प्रिट इज सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी कोई 1, 10 या 1000 लोग नहीं है। सोसाइटी एक सिस्टम है जो अब बुरी तरीके से माल फंक्शन कर रही है, जिसके कारण अब जीवन भर रोते बिलखते, बीमार, सोशल मीडिया के कीड़े, नशा करते हुए, हमेशा स्पर्धा में लगे हुए, शून्य चेतना वाले मनुष्य अब इस संसार में बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। स्टूपिड सोसाइटी के पार्ट 2, 7 से 14 वर्ष, द व्याधि मानव। व्याधि मतलब बीमार मानव। धन्यवाद। एक बार एक 7 साल का बच्चा घर वालों की किसी बात से नाराज होकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। बड़ी ही मान मनोबल के बाद भी वो गेट नहीं खोलता है। घर वाले बड़े घबरा जाते हैं कि गेट नहीं खोल रहा, पता नहीं अंदर क्या हो गया है, जीवित भी है या कुछ कर लिया है या कुछ हो गया है। तो वो परिवार के किसी एक जानकार सदस्य को बुलाते हैं। वो व्यक्ति आता है, गेट खटखटाता है। कई बार देखने के बाद वो पाता है कि वाकई बच्चा गेट नहीं खोल रहे, लेकिन वो गेट के पास जाकर एक आवाज लगाता है कि ए लड़की, कब तक अंदर रोएगी, बाहर आ जा। तभी बच्चा अचानक से क्रोधित होकर बाहर आता है और बोलता है कि मुझे लड़की किसने बोला। तात्पर्य यह है कि 7 साल की उम्र में अहम का जन्म होता है। 7 साल में बच्चे को पता चलता है कि वो लड़की है या वो लड़का है। अभी तक नंग धड़ंग नंगा पुंगा घूमने वाला बच्चा 7 साल की आयु में आने के बाद शर्माने लगता है, क्योंकि तब तक तो सेल्फ एग्जिस्टेंस की कोई जानकारी नहीं थी। तब पता चलता है कि मैं भी कुछ हूँ। इसे ही आध्यात्म में अहम का जन्म कहा गया है। हार्मोनल और साइकोलॉजिकल चेंज जो इस समय होते हैं, तभी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का जन्म होता है। आज से 20-25 साल पहले एक 5-6 साल की बच्ची खेत पर काम करने वाले अपने पिताजी को ले जाकर भोजन देती थी। वहीं आज एक 6-7-8 साल का बच्चा आप अपने आसपास ढूंढ लीजिए, उसे अपनी माताजी अपने हाथ से भोजन खिलाती है, मान मनोबल करती है, लेकिन वो बच्चा खाता नहीं, रोना गाना मचाता है, नाटक करता है। दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य। जिसे हम समाज कहते हैं, उसका सबसे प्रथम बिंदु होता है माँ बाप, जो एक बच्चे के संपर्क में सर्वप्रथम आते हैं। माँ बाप पहले से ही सोसाइटी के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए होते हैं। वो कई प्रकार के प्रिजुडिस और पूर्वाग्रह से गले गले तक डूबे हुए होते हैं, और इसी में वो अपने बच्चों को भी खींच कर ले जाना चाहते हैं। देख वो कितने अच्छे नंबर लेकर आया है। चाहे उसे मार मार के पढ़ाया हुआ हो, उसके चेहरे से खिलखिलाहट गायब हो, रंग और रुचि कुछ उसके चेहरे पर दिख नहीं रही हो, लेकिन देखना है कि वो कितने अच्छे नंबर लेकर आया है। ऐसा अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? नहीं, वो मत करो। ज्यादा समझदार मत बनो, छोटी मुंह बड़ी बात मत करो, जितना बोला है उतना ही करो। तूने दुनिया ही क्या देखी है। हर पिता अपने बच्चों को अपने समय में आई हुई मुसीबतों के इलाज बताकर उसके ऊपर वो सब चीजें थोपना चाहता है। जो खुद नहीं कर पाए वो इससे करवा लो। बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल और केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। रिश्तेदार, जान पहचान या दोस्तों के घर जाओ तो बच्चों को बोलो कि तू ये नाटक करके दिखा, ये कविता सुना के दिखा, नाच के दिखा, गा के दिखा, कुछ किस्सा सुना कर दिखा। और जब वो नहीं सुनाए तो उसे डांटो। लेकिन यही सब चीजें जब वो घर पर सुनाता है, घर पर जब नाचता है, घर पर जब गाता है, घर पर जब कोई किस्सा सुनाता है, तब उसे डांटते हैं, उसे चुप करवा दिया जाता है। ये टाइम नहीं है, फालतू बात मत करो, पढ़ाई करो। जय हो। एक और उदाहरण, एक 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे का जन्मदिन हम लोग कैसे मनाते हैं? वही हो हल्ला, शोर शराबा, साज सज्जा, फुर्ती फटाका, सेल्फी, फोटोज और खत्म। इससे उस बच्चे का क्या लेना देना? यदि बच्चे की वास्तविक मानसिकता को छेड़छाड़ किए बिना उनसे पूछा जाए तो वो शायद ऐसा तरीका मांगे कि टी शर्ट पहने हुए घोड़ों के ऊपर अपने मित्रों के साथ घूमना चाहता हूँ, या बंदरों के साथ पेड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ, या मिट्टी में लोट लगाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों का क्या है? हम लोगों ने उसके त्योहार को भी केवल और केवल अपने रिश्तेदारों, मित्रों और समाज केवल और केवल ये दिखाने के लिए मनाया है कि हम अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। स्वयं की जन्मदिन की पार्टी में भी आपको वो बच्चा एक थका हारा, निराश और बोर होकर घूमता हुआ दिखाई देगा, और ये आप कहीं भी देख सकते हैं।
उसके बाद आता है उम्मीदों और आशाओं का बवंडर। एक 7-8 साल के बच्चे के कंधे पर बार बार बोझ रखो कि ये हमारा नाम रोशन करेगा, ये हमारा नाम रोशन करेगा, और पता नहीं इसको लेकर हम लोग इतने भावुक क्यों हैं। सोचिए, आपने 20-22 साल पढ़ाई की, फिर नौकरी की, फिर शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, फिर उसे 20-25 साल पढ़ाया, उसकी शादी कराई ताकि वो आपका नाम रोशन करे। I mean, क्यों? खुद आपसे नहीं हो रहा है अपना नाम रोशन। और ये सब उम्मीदों का बोझ बच्चों से उनकी मधुरता, उनकी मस्ती, उनका प्रेम, भोलापन, उनकी रुचि, उनकी चिलनेस सब छीन रहा है। एक 80% लाने वाला बच्चा अब एक 90% लाने वाले बच्चे से स्पर्धा करने लगेगा, उससे ईर्ष्या करने लगेगा, क्योंकि 90% में स्वाभाविकतः नाम ज्यादा रोशन होता है। एक कलाकार बच्चा एक पढ़ाकू बच्चे के सामने अपने आप को कम महसूस करने लगेगा। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अनजाने में एक व्यापारी व्यक्ति से अपने आप को कमतर आंकने लगेगा। इससे व्यर्थ ही चिंताओं का, स्पर्धा का, ईर्ष्या का, अवसाद या एंजाइटी का एक कुचक्र हमेशा के लिए चालू हो जाता है। अच्छा, माँ बाप भी आजकल 2 प्रकार के होते जा रहे हैं। आइदर दे सी चाइल्ड एज अ पेट और एज अ थ्रेट। या तो उसे अति आवश्यक इतना प्रेम दे देंगे जिससे कि वो आपके प्रेम का ही भूखा है, या तो फिर ऐसा सोचेंगे कि उसने जन्म ही गलत काम करने के लिए आया और हर पल हर कदम पर उसे सुधारने का सतत प्रयास करते रहेंगे। पहला प्रकार इतना हास्यास्पद है, उसमें बच्चे से भी छोटा बच्चे माता पिता बन जाते हैं और दिन भर बस बच्चा 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 बच्चा। वो नहीं देखे आपने गिली गिली गुलू गुलू मेला बच्चा, वो वाले माता पिता। वो प्रेम को बढ़ाकर पैम्परिंग तक ले जाते हैं, जो बच्चे को अंदर से खोखला बना देता है। अनावश्यक चीजें दिलाना हो, जरा सा कुछ हो कि सहलाना हो, एक आंसू टपकाए और उसकी सारी बात मान ली जाए, यही बात उस बच्चे के मन में घर कर जाए। यही वो बच्चे होते हैं जो फिर भूत से, चींटी, कीड़े मकोड़े, मकड़ी, गाय भैंस, कुत्ते सबसे डरते हैं और जीवन भर रोते रहते हैं। यही वो बच्चे होते हैं जो स्कूल में डांट खाने पर भी अपनी पैंट गीली कर देते हैं, वहीं उनके साथ वाले जूते खाने के बाद भी हंसते ही रहते हैं। और आपको नहीं लगता इस प्रकार के बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है? अपने आसपास देखें जरा, बताओ सबसे अधिक हानिकारक या सबसे अधिक साइड इफेक्ट किसके हैं? होम्योपैथी, एलोपैथी? नहीं, सिंपैथी। बच्चा देखता है कि जब वो बीमार है या कहीं से टूट फूट गया है या दुखी है, तब उसके पापा जो कल तक उसके मस्ती करने पे उसके गाल लाल कर दिया कर रहे थे, आज वो अपने लाल के गाल सहला रहे हैं। सभी लोग उसे बड़ा अटेंशन दे रहे हैं। कल तक जिनके लिए वो कोई विषय नहीं था, आज उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कल तक जो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, आज उनकी आंखों में उसके लिए आंसू है, आज बड़ा ध्यान दे रहे हैं। माता जी सहला रही है, कोई काम भी नहीं बता रहा है। बस यही बात अब उसकी आदत बन जाती है और उसके संस्कार में बैठ जाती है। बचपन में जो बात पेट दुखने तक या मुंह लटकाने तक रहती है, वो धीरे 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 आदत बनती जाती है और अनकॉन्शियसली उसका संस्कार बन जाता है। फिर वो बड़ा होने के बाद कैसे मैं दुखी दिखूं, कैसे मैं डिप्रेस लगूं, कैसे मैं ज्यादा बेचारा लगूं, इस होड़ में लग जाता है ताकि उसे कहीं से किसी न किसी की सिंपैथी मिल जाए। और ये सब बड़ा अनकॉन्शियसली होता है। जिसके साथ होता है ना उसे पता चलता है कि मेरे साथ हो रहा है या हो चुका है, और ना ही वो कभी इस बात को एक्सेप्ट कर पाता है। अब यही बच्चा बड़ा होकर ऐसी ही पैम्परिंग, ऐसी ही ओवर केयर, ऐसा ही फिजूल का अटेंशन पूरी दुनिया से और अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्ट करेगा, जो कि मिलना संभव और उचित दोनों ही नहीं है। फिर वही कलेश का घर, फिर वही झगड़ा, जिंदगी काटो क्या रास्ता है, जिंदगी जीवन है पीना ही पड़ेगा वाली बकवास शुरू हो जाती है। इस सिंपैथी के भूखे और अधिक अनावश्यक लाड़ से ग्रसित मानसिक ट्रॉमा का एक नाम भी है, हिस्ट्रोइक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी कोई रियल टाइम डाटा तो नहीं है जिससे हम बता सके कि हम कितनी मात्रा में बच्चों को पगलेट बना रहे हैं, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इनमें से 3 लक्षण भी आप अपने अंदर देख सकते हैं या किसी के अंदर देख सकते हैं, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक मानसिक रोगी है। अब देखिए, पॉज करके देखिए और स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या ऐसे हजारों लोग हमारे आसपास बढ़ते नहीं जा रहे हैं, या आप भी इसमें से एक हो। अब दूसरे प्रकार के पेरेंट्स की बात करते हैं, जो हमेशा अपने बच्चों पर पहलवानी करना चाहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि बच्चा गलत है और वो सही है, और उन्हें सब कुछ पता है, और वो इसी का ध्वज लेकर जीवन भर चलते भी रहते हैं। बच्चा बड़ा ही क्यूरियस मेंटेलिटी का होता है, उसके अंदर बहुत सी जिज्ञासा होती है। वो एक काम को करने के 50 तरीके ढूंढता है, उसके अंदर हजारों सवाल हमेशा बरसते रहते हैं, उसका जीवन को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण होता है। बट पेरेंट्स आर लाइक नो, वो हर चीज जो बच्चा अपने हिसाब से करना चाहता है उसके लिए हमेशा उसे ना कहते हैं। चाहे वो कहीं जाने की बात हो, चाहे वो किसी चीज को पसंद करने का हो,
या कुछ भी बात हो, उसके लिए हमेशा नो। लेकिन बच्चों का एक रिपल्सिव नेचर होता है। आप जिस चीज का मना करते हैं वो चीज आज नहीं तो कल, याद रखिए, होने को है। लेकिन जब ऐसा होता है तो उस बच्चे को मिलते हैं पिताजी के चांटे और अन्य लोगों की डांटे। और जब ये सब चीजें बार बार दोहराने लगती है तो उस बच्चे के अंदर की जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी दम तोड़ने लगती है। वो कुछ नया नहीं कर पाता, वो कुछ खुद के फ्लेवर से नहीं कर पाता है। वो वही करने लग जाता है जो साधारणतः नॉर्मली सारा संसार कर रहा है या जो माता पिता के हिसाब से सही है। और तब जन्म होता है एक फॉलोअर भीड़ का। फॉलोअर से हमारा मतलब सोशल मीडिया वाला फॉलोअर नहीं। फॉलोअर का मतलब एक वो भीड़, एक वो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सी जीवन शैली जीते हैं, एक सी नौकरी करते हैं, एक से लक्ष्य लेके चलते हैं, एक सी आकांक्षाएं रखते हैं। और वी कैन से दे आर द चार्मलेस पीपल। खुद का कोई करंट नहीं, खुद की लाइफ के लिए स्टैंड नहीं। दाढ़ी कटाने का ट्रेंड आया तो दाढ़ी कटा ली, दाढ़ी बढ़ाने का ट्रेंड आया तो दाढ़ी बढ़ा ली, मोटा जीन्स पहनने का ट्रेंड आया तो मोटी जीन्स पहन ली, चड्डा पहनने का ट्रेंड आया तो चड्डा पहन लिया। सब नाच रहे हैं तो वो भी नाच लेंगे, सब खड़े हैं तो वो भी खड़े रहेंगे। आईफोन खरीद रहे हैं सब, चलो हम भी आईफोन खरीदते हैं, चाहे उसके लिए लोन लेना पड़े, चाहे उसके लिए 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, सब खरीद रहे हैं, हम भी खरीदते हैं। सब जिम जा रहे हैं, चलो हम भी जिम। सब चेहरे पे ढेर सारा मेकअप कर रहे हैं, चलो हम भी मेकअप करते हैं। They don't have their personal stand and views for their life। जो सब कर रहे हैं अनकॉन्शियसली वो उस भीड़ में धकेल दिए जाते हैं और वो बिना देखे एक लिविंग ज़ॉम्बी की तरह चलते जाते हैं और वही कार्य पूरा जीवन भर करते हैं। और इस प्रकार के फॉलोअर्स की भीड़ पूरे भारत में हम हर जगह देख सकते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ सोसाइटी जो बच्चे के संपर्क में आती है वो है स्कूल्स। क्या बात है। अब देखिए, आज के समय में स्कूल का शिक्षा देने या बच्चे को कुछ सिखा देने से तो कोई लेना देना है नहीं। कैसे? क्योंकि जो बच्चों को स्कूल में डालते हैं माता पिता, उनके डालने का मुख्य कारण है ये एक करोड़पति बनने के फॉर्मूले का एक फर्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, एक अंश है कि चलो स्कूल में डाल दें, ये पढ़ लिख कर करोड़पति बनेगा। पढ़ाने वाले शिक्षक वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें तनख्वाह मिले, ताकि उनका भी घर चल सके। और स्कूल का मालिक तो व्यापारी है ही सही। यदि कल से गाय भैंस कुत्ते बिल्ली या कोई और ज्यादा फीस देंगे तो वो आज इसी पल आपके बच्चों को बाहर कर देगा और गाय भैंस को पढ़ाना शुरू कर देगा। एन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक कि पढ़ने के लिए स्कूल जाइए, स्कूल का पढ़ने के लिए ट्यूशन जाइए, और ट्यूशन का पढ़ने के लिए आप घर पर 4 घंटे निकालिए। और इतना सब पढ़ने के बाद भी क्या? शिक्षा सभी समस्याओं का हल करती है, शिक्षा सभी चिंताओं से मुक्त करती है यदि वो सही हो तो। आज भी लड़कियां छेड़ी जा रही है, आज भी एक दूसरे का लोग सिर खोल देते हैं, आज भी दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, आज भी चोरी डकैती चली रही है, आज भी लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, आज भी लोग फांसी लगा रहे हैं, आज भी लोग दुखी हैं, आज भी लोग चिंतित हैं। तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या मतलब? प्रकृति जो हमें जिंदा रखती है, हम उसे नोचते जा रहे हैं। 10 मिनट का किसी के पास टाइम नहीं है, 24 घंटे मेहनत करने के बाद भी वो आत्मीय आनंद नहीं है, वो बचपन की खिलखिलाहट, वो बचपन की खुशी आज किसी के चेहरे पर नहीं है। एक व्यर्थ की स्पर्धा, व्यर्थ की ईर्ष्या, व्यर्थ का दिखावा चारों तरफ फैला हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली रोबोट्स बना रही है, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली नौकर बना रही है, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली हमको दिमागी रूप से बीमार बनाती जा रही है, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली एक जैसी भेड़ बकरियां बना रही है, आपके इंडिविजुअल माइंडसेट को पूरी तरीके से खत्म कर रही है। लाखों स्कूल, करोड़ों शिक्षक और अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरे संसार में झगड़ा चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जल रहा है, ईर्ष्याएं कर रहे हैं, 2 लोग सड़क पे आपस में टकराते हैं जिसमें दोनों की गलती नहीं हो, शायद दोनों को लगी भी नहीं, वो भी एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। लड़कियां छेड़ रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मानसिक तौर पे बीमार हैं, शारीरिक तौर पे बीमार हैं, और सभी प्रकार से एक बीमार भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी शिक्षा सिर्फ स्पर्धा 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 और व्यापार ही पैदा कर सकती है, एक अच्छा मनुष्य कभी नहीं। बाबा ब्लैक शिप, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, इन सब का हम लोग क्या करेंगे भाई? इसके स्थान पर बच्चे को यदि 8-10 साल की उम्र तक केवल खेल खेल से कुछ नैतिक शिक्षा दी जाए, जैसे कि सिर्फ उन्हें यही समझा दिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, जीवन को कैसे जीना है, तो सबसे उत्तम होगा। जैसे पेड़ है, इसे काटना नहीं, हम सब एक हैं, बांटना नहीं,
लड़कियां मित्र है, उन्हें कभी छेड़ते नहीं। ये भूमि पशुओं की भी है, उन्हें खदेड़ते नहीं। गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या करना नहीं। तुम ही तो हो ब्रह्मांड प्यारे, डरना नहीं। प्रेम शाश्वत फैला 100 योजन है। पशु मित्र है यार, ना कि भोजन है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सदा नए की खोज में। समस्या किसी को दे नहीं और तुम रहो हमेशा मौज में। ये कोई कविता नहीं, बस कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बचपन में ही यदि सिखा दिए जाए या इसकी घुट्टी पिला दी जाए या उन्हें रटा दिया जाए। वो कहते हैं ना, कच्ची पड़े गांठ तो कोई ना पाए खोल। यदि बचपन में ही इन चीज़ों को उन्हें रटा दिया जाए तो ये उनका संस्कार बन जाएगा। वो बच्चा फिर बड़ा होकर ना कभी लड़की छेड़ेगा, क्योंकि उसे बचपन से पता है लड़की छेड़ना गलत बात है। ना वो बच्चा बड़ा होकर कभी पेड़ पौधे या जानवरों की हत्या करेगा, क्योंकि उसे बचपन से ही रटा दिया गया है कि ये ईश्वर है या इन्हें मारना गलत है। ना कोई स्वार्थ करेगा, ना किसी के मन में चिंता उत्पन्न होगी, ना कोई ईर्ष्या करेगा। एक सुंदर सा समाज बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। सोचिए, बाहर ऐसी भीड़ है जो परोपकारी भाव से भरी हुई है। सभी एक दूसरे की सहायता के लिए सदा तत्पर हैं। कोई किसी का बुरा नहीं चाह रहा है, कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके मन में शांति बैठी हुई है। इन संस्कारों से प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा एक मित्रता का भाव बनाए रखेगा। सब मित्रों की तरह आनंदित, निश्चिंत और हमेशा एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे ही तो एक सुंदर समाज और एक अच्छे मनुष्य का हम निर्माण कर पाएंगे। लेकिन 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 अच्छा इंसान चाहिए किसको है? हमें तो चाहिए है कि हम उस बच्चे को करियर और नोट की अंधी, कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में धकेल दें, जैसे आपको धकेला गया या आपके पहले वालों को धकेला गया। एक छुपी हुई साधारण सी छोटी सी समस्या दुनिया को कितने सालों से परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं हम लोगों का ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता है। अब एक भयानक बात बताता हूँ। पेरेंट्स की आशाएं, 1000 प्रकार का कंपटीशन, फेक हार्डवर्क का नैरेटिव, स्कूल ट्यूशन की ढेर सारी पढ़ाई का बोझ, एक आंतरिक मस्ती और खुशी की कमी, परिवार में एक मित्रता भाव की कमी, आदर्शों का बोझ, 1000 प्रकार की औपचारिकताएं, जैसे अनेक कारणों की वजह से बच्चों का स्ट्रेस लेवल इज हायर देन एवर जब से दुनिया बनी है। और इससे पता है क्या होता है? जब स्ट्रेस कंटिन्यूसली हाई होता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन कॉर्टिसोल नाम से पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, और इसके सतत प्रवाह से बुद्धि को लगने लगता है कि जीवन को समस्या है। तो वो जीवन और जीवन चक्र को चलाए रखने के लिए अलार्मिंग कंडीशन में सेक्सुअल हार्मोन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स को तैयार कर देता है ताकि बड़ा हो आगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जो लड़का लड़की 17, 18, 19 साल की उम्र में महसूस करते थे, अब वो 11-12 साल की उम्र में ही महसूस करने लग जाएंगे। बचपन को और छोटा कर दिया। और इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट जो आने वाली जनरेशन्स पे होगा, इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में सोसाइटी कभी बात नहीं कर सकती। बात करना तो बहुत दूर, इस बारे में कभी सोचेगी भी नहीं। वासना, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग और फिर ये डेड एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों मिलकर इस संसार के लिए सबसे बड़ा जहरीला कॉम्बिनेशन बन गया है। फिर आजकल का पेप्सी, मैगी, मोमो, पास्ता वाला आहार और मोबाइल के अति इस्तेमाल का आत्मघात, ये सब चीजें मिलकर बच्चों की संकल्प शक्ति को, आनंदित रहने की प्रवृत्ति को, छोटी छोटी बातों में प्रसन्न रहने की आदत को, एक मजेदार व्यक्तित्व को, एक सेल्फ चार्म को, एक सकारात्मक लाइफ विजन को, सबको निगलते जा रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा में ही ले जाना चाहते हैं, पर अनजाने में ही हम सब गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी जाने बगैर उनसे डील कर पाना संभव नहीं। जब हम सब जानते हैं और हर बार कहते भी हैं कि बचपन सबसे अच्छा समय था, तो फिर बच्चों का बचपन जल्द से जल्द खत्म कर करियर, पैसे की और इस संसार की आग में क्यों झोंकना? हमारा पूरा ध्यान उसका 3-4 साल के होने से ही इस पर लग जाता है कि कैसे उसे तैयार करें कि वो करोड़पति बन जाए। उसकी खुशी, उसके आनंद, उसकी मस्ती का क्या? कुछ दिनों पहले ही रेडिसन होटल के मालिक ने आत्महत्या कर ली है, तो फिर पैसों का जीवन में आनंद से क्या लेना देना? ये बच्चा इस संसार में विजिटर है 25-50 साल के लिए। इसे घूमने दें, फिरने दें, आनंद लेने दें, अपने हिसाब से बढ़ने दें, वो सब कुछ कर लेगा। शायद आप छेड़छाड़ ना करें तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर लेगा। हम लोगों की छोटे बच्चों से सिर्फ एक ही विशेषता होती है कि हम उनसे धरती पे कुछ सालों पहले आ चुके हैं और कुछ नहीं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो सलाह नहीं सहारा दे, प्रतिबंध नहीं प्रोत्साहन दे, क्रोध नहीं शोध दे, उम्मीद नहीं उत्साह दे,
आदेश नहीं, उन्हें आनंद दें। तभी तो मित्रता का एक सामरिक भाव बनेगा, जिससे व्यक्तित्व निखरेगा, परिवार निखरेगा, और ऐसे ही इस संसार को हम स्वर्ग बना देंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं आज की भागा-दौड़ी में हम लोगों की मेंटल स्टेट क्या हो गई है। चिंता मत करिए, थोड़ा समय निकालिए और आइए हमारे कम्यून पर, और आइए अपने कम्यून पर। यहाँ नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, शांति है और कई सारे हम जैसे मित्र हैं। यहाँ आएंगे, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलेंगे, जीवन में एक आनंद को ढूंढेंगे और जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल कर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद।